ये वाली चीज के लिए आपको एक बेसिक सा फंडा याद रखना है। जो फंडा हमारा क्या कहता है कि सर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम किसी भी नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस नंबर को सर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर। ए स्क्वायर से बड़ी है तो उसमें क्या होता है सर, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए। ये बात आपको याद है। ये हमारे पास रिजल्ट है, और ये रिजल्ट ही बच्चों को याद नहीं होता है, वहीं पर बच्चे क्वेश्चन क्या कर देते हैं सर, वहीं पर बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं गलत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट्स एकेडमिया एंड टू द थर्ड लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू के दो लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और फैक्टराइजेशन से हम कैसे उसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में उसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस हमारे ईयर्स में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपने कवर करेंगे। सबसे पहली बात, बिना कोई टाइम वेस्ट करे एज यूजुअल, कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। कि सर आपको पता है कि रूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं उस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो उसका आंसर जीरो के बराबर आ जाए या फिर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो उसी के बेसिस पे मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास दो रूट्स होते हैं। अब वो दोनों रूट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं सर, हो सकता है वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हो सकता है वो दोनों के दोनों रूट्स अनइक्वल हो। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बचपन से ही हम रियल नंबर्स पढ़ते हुए आए हैं। हो सकता है उस इक्वेशन के कोई ऐसे रूट्स ही ना आए जो हमने आज तक पढ़े हुए हैं, मतलब ऐसा कोई हमारे पास नंबर ही ना मिले जो कि रियल नंबर भी हो और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं सर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो को अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, इसके आप रूट्स निकालने की कोशिश करोगे तो आपको इसके रूट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तक हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूं और आंसर दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो आ जाए। रीजन आपको पता है, अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं और उनका आंसर जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब एक चीज पॉजिटिव होनी चाहिए और एक चीज नेगेटिव। एज वी कैन सी, यहाँ पर वन जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब टू मेक देम इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कैसी होनी चाहिए सर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए। और हमको पता है, चाहे हम नेगेटिव नंबर लें चाहे हम पॉजिटिव नंबर लें, कोई सा भी नंबर लें, अगर मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है इन द केस ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, मैं बार बार रियल नंबर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों जब आप क्लास 11 में पहुंचोगे तब आप एक नए कॉन्सेप्ट को देखोगे जो है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स। वो इनके आगे की बातें हैं, तो क्लास 10 तक हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। सही है, अगर आपको हल्का बहुत आइडिया लेना है तो इसी चैनल पे थोड़ी इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो आप देख सकते हैं, पर वो हमारे अभी किसी काम का नहीं। तो सर यहाँ से मालूम पड़ा कि हो सकता है जो रूट्स मेरे निकल के आ रहे हो वो रियल ही ना हो। तो तीन कंडीशन बनती है हमारे पास कि सर हो सकता है जो मेरे पास मैं रूट्स निकाल रहा हूँ वो रियल आ जाए और इक्वल आ जाए, रियल आ जाए और अनइक्वल आ जाए, या फिर रियल रूट्स ही ना मिले मेरे को, उसके मतलब इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं वैसे। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखनी है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स वेदर रूट्स आर रियल और नॉट, इक्वल और नॉट, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग देम। मतलब हमको रूट्स को फाइंड करके नहीं बताना है कि मैंने रूट्स की वैल्यू निकाल ली फैक्टराइजेशन से, या फिर अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे सिर्फ भाषा फॉर्मूला, उससे निकालने के बाद में फिर मैं बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर रूट्स इक्वल है, रूट्स अनइक्वल है, रूट्स रियल है या नहीं है। नहीं, बिना रूट्स को फाइंड करे ही मुझे बताना है कि यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या फिर अनइक्वल आएंगे, सॉरी रियल आएंगे या फिर नॉट रियल आएंगे, इक्वल आएंगे या फिर अनइक्वल आएंगे, इस तरीके से। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास जो हम चीज यूज करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? सिंपल सा फॉर्मूला है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट, b हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है,
सर इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, याद रखेंगे विथ साइन लेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा होगा तो हम माइनस बी लेके चलेंगे। a हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसके बारे में मालूम पड़ा। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से मैं कैसे बताऊंगा, एक्चुअली मैं कैसे बताऊंगा कि रूट्स कैसे नहीं आएंगे, वो हमारा डिफाइन करेगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। सिंपल सा। अच्छा, डिफाइन कैसे करेगा, कैसे हमको मालूम पड़ा कि मुझे ये चीज यूज करनी है। तो जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला में या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं उसको, उसको हम डिटेल में शुरुआत में देखेंगे जब इंट्रोडक्टरी वीडियो में उसकी। तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डी की वैल्यू से ही मैं बता पा रहा हूं कि वहां पर जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव, सॉरी रूट्स हैं वो रियल है या फिर नहीं, इक्वल है या फिर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इसी पे रहते हैं खाली। अगर रूट्स मेरे रियल और इक्वल आ रहे हैं, रियल भी आ रहे हैं और इक्वल भी आ रहे हैं, तो उस केस में मेरे पास डी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल्स टू 0। या फिर उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि मेरे जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। सिमिलरली अगर रियल और डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रूट्स की बात करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी, या फिर सिंपल सा 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। फॉर नो रियल रूट्स डी की वैल्यू नेगेटिव या फिर कोई नेगेटिव नंबर लेस देन 0 हमारे पास आनी चाहिए। ये तीन हमें स्पेशली याद रखने हैं। अच्छा, चौथा वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौथे वाले के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इक्वल रूट्स और सिर्फ रियल रूट्स, इन दोनों के ऊपर हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों थोड़े से नॉर्मल नॉर्मल है। तो भाई फॉर रियल रूट्स में मैंने लिखा है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि भाई अगर मैं सिर्फ रियल रूट्स की बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या है सर, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो मैंने ये दोनों कैटेगरी एक साथ लेके चली कि भैया जीरो के बराबर भी और 0 से बड़े भी दोनों ही मेरे आंसर इसमें काम करेंगे। तो मैंने 0 के बराबर भी और 0 से बड़े भी सारे के सारे नंबर वहां पर ले लिए। ठीक है सर। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि रूट्स मेरे कैसे हैं और कैसे हैं। तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा हर बार और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नेचर ऑफ रूट से आपका छूट जाए। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, हम क्वेश्चन ही वो ट्राई करवाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे होते हैं या फिर आने के चांसेस होते हैं, सो दैट वो क्वेश्चंस भी आपके हो जाए और साथ ही साथ में आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग होगा ही होगा अगर आप अच्छे से इसको पढ़ रहे हो। तो हम सीधे क्वेश्चन से मूव करेंगे। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चार हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनके नेचर ऑफ रूट्स हमको फाइंड करने हैं। दो तीन हम इसमें आपको करके दिखाएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको अपने आप करने होंगे होमवर्क के लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। अब इसमें है क्या, देखो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आ गया तो 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है कि हम उनको लिखने का तरीका सीखें। अगर हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना जानते हैं तो हायर लेवल के क्वेश्चंस को आप इजीली लिख सकते हो। कोई आपको उसमें खास अलग से मेहनत नहीं करनी। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे यही परेशान रहते हैं कि सर क्वेश्चन तो पता है सॉल्यूशन कैसे करना है, लेकिन भाई उसको लिखूं कैसे, एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करूं, वो मुझको नहीं। तो उसके लिए आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ, तो आपको याद रखना है वाली बात। तो हम इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाई 10th क्लास का है हमारे पास एग्जाम, बोर्ड की कॉपी, बोर्ड में आके कॉपी चेक होंगी, तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, अच्छे से लिखना ही पड़ेगा वहां पर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। उससे क्या होगा सर, हमने लिखा कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमको क्या मिलेगा सर, हमको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमको पता है टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो
बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो होगा वो सर होगा 4, बी होगा, मैंने आपसे अभी कहा था कि आप नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ में लिखोगे, और सी सर हमारा होगा 3 के बराबर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, डी की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू 4 इंटू 3, दिस वन इज 25, 16 48। चलिए भाई, माइनस का 23 मेरा इसका आंसर आ रहा है। माइनस का 23 अगर मेरा इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब सर ये जो वैल्यू है इट इज लेस देन 0, दैट मीन्स हेंस the equation, the given equation, or it has no real roots। बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब खाली रूट्स की वैल्यू बतानी थी, आपने इजीली अपनी रूट्स की वैल्यू बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका पार्ट बी। सर पार्ट बी हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, इसको बार बार हम पूरा तो नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे कंपेयरिंग इट विद दिस दिस दिस। तो यहां से हमको a की वैल्यू कितनी मिलेगी सर 3, b की वैल्यू कितनी मिलेगी -4√3, एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी सर 4 के बराबर। यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना होगा -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। चलिए सर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 16 32 48, ये हो गया 16 3 सर, यहाँ पर भी 48 -48, ये हमारा कितना हो गया 0, सिंस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है, हेंस जो हमारे पास इक्वेशन है इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपकी डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल रूट्स होते हैं, डी की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आता है, कोई मतलब 0 से बड़ा नंबर आता है, तो वहां पर रियल और अनइक्वल रूट्स होते हैं या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन करे, बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन भी आप इजिली इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक हमारा फंडा है, कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब हम इसमें सीधे मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैज रियल रूट्स। इसका मतलब इस बार हमको ये नहीं बताना है कि रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, इस बार हमको क्या बताना है कि सर इस बार आप प्रूव करिए कि उसके रूट्स जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं। तो सिंपल सी एक ही चीज हमने अभी तक पढ़ी है कि सर अगर रूट्स रियल आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो उनकी वैल्यू 0 बराबर होनी चाहिए, तो क्या होगा दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए मतलब पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, उसमें दोनों के दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा यही फंडा है। तो इसके लिए आपको फिर से डी की वैल्यू निकालनी है और इस बार डी की वैल्यू निकाल के बताना है, सीधे प्रूव कर देना है। तो चलिए इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे कि सर कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमारे पास a की वैल्यू सर कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू सर आ रही है -6 एंड c की वैल्यू सर आ रही है 3 के बराबर। आपने क्या करा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू निकाली। सही है सर, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24, कितना बचा आंसर सर 8 के बराबर। क्या 8 0 से बड़ा है? हाँ सर, दैट मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 0। ये आप एक बार लिख के दिखा दोगे इस तरीके से अच्छे से। तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, हम क्या कह सकते हैं, हेंस द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। हालांकि मुझको लिखने ये चाहिए था कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स, क्योंकि डी की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है या फिर 0 से बड़ी आती है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अनइक्वल की कोई बात नहीं करी हुई है, तो हम सिर्फ रियल रूट्स लिख के भी छोड़ सकते हैं। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है
शो दैट द quadratic इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर हैज रियल रूट्स। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, बस इस बार हमको नंबर नहीं दे रखे हैं, इस बार हमको वेरिएबल्स दे रखे हैं या फिर कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखा है, अल्फाबेट्स की फॉर्म में दे रखा है। तो थोड़ा सा इसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल का। जो हम बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आगे करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर आपका के आ रहा होगा, पी आ रहा होगा, क्यू आ रहा होगा, वो काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन में वही लिखनी है, कंपेयरिंग इट विद दिस एंड दिस। यहाँ पर हमारे पास सर ए की वैल्यू कितनी आएगी? सर ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी पी, एंड सी की वैल्यू आएगी माइनस का क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं डी निकालूं तो आइए देखते हैं क्या होगा। सर डी निकालेंगे तो बी की वैल्यू तो सर पी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 4 ए सी, यहां पर आएगा माइनस, दिस विल बिकम पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। अब होगा क्या सर, यहां से मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चीज 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है? तो यहाँ पर आपको हल्का सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। कॉमन सेंस नहीं, प्रैक्टिस के ऊपर ही काम होता है इसमें। सर किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। सिमिलरली किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। फिर उन दोनों को ऐड कर दूं, दो पॉजिटिव नंबर्स को आप आपस में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये हमारा हमेशा 0 से बड़ा होगा। हेंस यही इस तरीके की चीजें आपको पूरे चैप्टर के अंदर या पूरे टॉपिक के अंदर देखनी होती हैं कि कैसे इन चीजों को मैं 0 के बड़ा या 0 से छोटा प्रूफ कर सकता हूं। हेंस द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। बात खत्म। क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रियल और इक्वल रूट्स हो सकते हैं? ये आपके लिए बताना है आपको कि बताइए इसमें हमारे पास रियल रूट्स तो आ रहे हैं, रियल और अनइक्वल रूट्स तो हमें दिख रहा है कि सर कुछ भी वैल्यू हमें पुट कर दो वो 0 से बढ़ ही आएगी। क्या 0 के बराबर इसमें वैल्यू हो सकती है? ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है कि प्रूव दैट इट कैन नॉट हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उसमें आपको क्या बताना है? सर ये अगेन, ये जो चीज होगी 0 से बड़ी तो हो सकती है, मतलब पॉजिटिव तो हो सकती है, बट कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। रीजन क्या है? अगेन, आप किसी चीज के स्क्वायर में किसी दूसरी चीज के स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, तो स्क्वायर नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर करने के बाद आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा आंसर 0 से बड़ा ही मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है, सिर्फ रियल रूट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के बारे में बात हो रही है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको रियल तो आप प्रूफ कर दोगे, चलो ठीक है। क्यों आपको रियल प्रूफ करना पड़ेगा? क्योंकि सर सब नंबर नहीं है, यहाँ पर बी जो हमारा आना चाहिए, बी की जगह पर आपको एक वेरिएबल दे रखा है जो कि है ए। ये कांस्टेंट नंबर है, सॉरी, जो है हमारे पास ए। आपको उस ए की वैल्यू निकालनी है पहले। तो उस ए की वैल्यू के लिए आपको काम करना है। वो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे नहीं पाओगे। आपको जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा दिमाग अलग से लगा के फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और प्लस इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करी है, मतलब गलती से भी वो 0 के बराबर ना आ जाए, किसी भी तरीके से वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम तरीके से आप लिखोगे सर, पूरा का पूरा कंपेयरिंग इट विद दिस एंड दिस। वहां पर हमारे पास सर ए की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, क्योंकि मैं ए बी सी यूज करता हूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ए बी और सी आ रहा है, तो मैं जो डी की वैल्यू में ए बी सी यूज करूंगा उसको स्मॉल की जगह कैपिटल लिखूंगा। मतलब यहां पर अब हम बात करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। सर ऐसा कब करेंगे? जब क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ए बी सी स्मॉल में दे रखा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें सर, कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास ए के बराबर आएगी, एंड कैपिटल सी की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4 के बराबर आएगी। जिसमें पहली वाली लाइन होगी कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको भी आप ऐसे करके लिखोगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 पर है। ठीक है, तो सर यहाँ पर डी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी के बराबर। सर बी स्क्वायर कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर के बराबर। 4 कितना है हमारे पास, सर 4 ही होता है, 1 इंटू 4। आइए सर, ए स्क्वायर प्लस 16, ये मेरे पास आंसर आया। अब अगेन जो हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। सर स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर किसी चीज के स्क्वायर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो आंसर 0 तो कभी भी नहीं आने वाला, नेगेटिव की तो बात आप छोड़ ही दो। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि सर ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, चाहे आप एक ही दुनिया में कोई सी भी वैल्यू पुट करो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए लिखा था ना क्वेश्चन में, चाहे आप एक ही कोई सी वैल्यू पुट कर लो, एक ही वैल्यू आप 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 100 पुट कर लो, 1000 पुट कर लो, नेगेटिव में पुट कर लो या फिर 0 ही पुट कर लो, आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा, बिकॉज ऑफ दिस 16 एंड बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझने चाहिए। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहे तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घूम के भी आया तब भी हम कर सकते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। अच्छा भाई, रियल रूट्स की हमने बात कर ली, अब एक क्वेश्चन हमारे पास है नो रियल रूट्स के ऊपर, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए भाई, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वगैरह यूज हो रखा है, तो हम फिर से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, करके देखेंगे मजा आएगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब ए की जो वैल्यू है वो है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, बी की जो वैल्यू है वो 2a प्लस बी के बराबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड सी की सर जो हमारे पास वैल्यू है वो +1 के बराबर। अब इसमें छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में दी होती है जो हमको याद रखनी है। रियल रूट्स प्रूफ करने हैं, इसका मतलब इन सब का जो डी की वैल्यू आएगी इन सबकी वो लेस देन 0 आनी चाहिए। नंबर तो गिवन नहीं है, वेरिएबल्स गिवन है या फिर कोई अल्फाबेट्स गिवन है, तो वहां पे आपको फिर कुछ तिगड़म बनानी पड़ेगी। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, मतलब ए और बी आपस में बराबर नहीं हो रहे। ऐसा क्यों लिखा है कि सर मान लो कहीं लास्ट में ए माइनस बी लिखा हुआ हो, तो अगर मैं इनको पहले ही बोल चुका हूं कि ए माइनस बी डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे, बिकॉज डिफरेंट नंबर्स कभी भी 0 के बराबर उनका सम सब्ट्रैक्शन नहीं होता। आइए डी की वैल्यू निकालेंगे। सर बी का मतलब 2, बहुत ही तरीके से बहुत ही आराम से इन चीजों को सॉल्व करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है। -4 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, सी का मतलब 1। चलिए सर 2 का स्क्वायर 4, इसको बाहर ले लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, पूरा फॉर्मूला खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -4 इंटू 2, सर 4 इंटू 2 हमारे पास होता है 8 के बराबर, और अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए भाई 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो सर हमने प्रूव कर लिया, इतना हमने देख लिया। चलिए अब आप देखो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म ये है, दोनों को हमने अगर सम करा तो क्या होगा, -4 ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर प्लस 8 ए बी के बराबर हमारा ये आंसर आ गया। क्या अभी इस चीज को देख के मैं कुछ बता पाऊंगा कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है या फिर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? सर अगर इस चीज की वैल्यू कुछ भी हो, ए की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पूरी टर्म हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, बी की वैल्यू कुछ भी रखें, ये पूरी टर्म हमारे पास नेगेटिव आएगी। चलिए सर, दोनों नेगेटिव्स को आप आपस में जोड़ोगे, आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसकी बात करते हैं। सर यहाँ पर अगर ए की वैल्यू नेगेटिव बी की वैल्यू नेगेटिव, तब तो मेरा काम हो जाएगा, तब तो कोई परेशानी नहीं है। सॉरी, ए की वैल्यू नेगेटिव बी की वैल्यू नेगेटिव, तब दोनों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ए की वैल्यू पॉजिटिव बी की वैल्यू पॉजिटिव, तब भी दोनों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। एक की नेगेटिव और एक की पॉजिटिव अगर होगी तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, उस केस में हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा।
तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों को जोड़ के फिर से आंसर नेगेटिव, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमें कहीं दे थोड़ी रखा है कि ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अभी भी हम इस क्वेश्चन में नहीं बता पा रहे हैं कि आंसर नेगेटिव आ रहा है या आंसर पॉजिटिव आ रहा है। देखो बच्चों, ये चीज चाहो तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहो तो आप रट भी सकते हो, लेकिन रटने में दिक्कत क्या होती है, वही अगर क्वेश्चन हल्का सा अलग आ गया तो आप परेशान हो जाओगे और आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़ के आओगे। तो हम इतना डिटेल पे इसलिए जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ खास मतलब नहीं है इतना डिटेल में जाने का, ताकि आप यूज टू हो जाओ। आप क्लास 11th में लोगे, क्लास 12th में मैथ्स लोगे, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं, तो इन पे आप थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाइए। तो चलिए सही है सर, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ध्यान दूं इस पूरी इक्वेशन में से, क्या सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, ये कहीं ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है? चलिए देखते हैं। दोनों में से अगर मैं देखूं, पहले 4 कॉमन ले सकता हूं, मैंने 4 कॉमन ले लिया। माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सर बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बन के आ रहा है, बस चीजें उल्टी हैं। माइनस की जगह सॉरी माइनस की जगह प्लस है और प्लस की जगह माइनस। तो ऐसे वाले केस में हमने क्लास 9 में पढ़ा है, क्या करते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये मेरे पास बन के आ गया। सर इसकी वजह से क्या होगा, सर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, अब ये जो चीज आई है सामने, ये हमेशा ही नेगेटिव नंबर होगी। क्यों सर, -4 नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव नंबर की मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, वो डिपेंड करता है सेकंड नंबर पे। नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव होता है, ये हमें बचपन से पता है। तो इसका मतलब अगर इसका आंसर नेगेटिव चाहिए तो ये चीज क्या होनी चाहिए सर, पॉजिटिव के बराबर होनी चाहिए। और हम प्रीवियस 2 क्वेश्चन से और शुरुआत में भी यही बात करके आए हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव के बराबर, सॉरी, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर के बराबर ही होता है। दैट मीन्स ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, अरे ये हमेशा 0 से छोटा होगा। हेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स बिकॉज b की वैल्यू नेगेटिव हमारी आ रही है। सर a माइनस बी 0 के बराबर तो हो सकता है, a और b बराबर हो। तो क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आपको क्या कह रखा है, सर आपसे कह रखा है कि a और b डिफरेंट नंबर। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल बनाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द कंडीशंस, फाइंड द कंडीशंस फॉर विच दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो भी मेरे को इक्वेशन दे रखी थी वो पर्टिकुलर इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। सर रियल रूट्स के लिए आपको कंडीशन बतानी है। दूसरा, इमेजिनरी रूट्स के लिए आपको कंडीशन बतानी है, मतलब नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन बतानी है। तो सर रियल रूट्स हमारे पास आए उसके लिए क्या है, या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। रियल रूट्स की अगर हम बात करें, यहीं से बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किस कंडीशन पे इसके रियल रूट्स होंगे, सर हमने डी की वैल्यू पूरी निकाल दी। रियल रूट्स के लिए ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। सर 0 से बड़ी तो ये वैल्यू कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, हमेशा ही 0 से छोटी ही रहेगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर ये चीज 0 के बराबर हो जाए तो मेरी पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, जिसमें a की वैल्यू b के बराबर हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अगर थोड़ा मुश्किल करके देंगे तो किस तरीके से देंगे उसके बारे में हमें थोड़ी सी बात करें। आइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अलग चीजें सीखने को मिली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 ही था हमारा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अच्छा देखो जो मैंने अभी बात करी थी आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जस्ट वैसा ही है। इस बार हमको बता रखा है कि सर प्रूव करिए कि गिवन इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 5-7 सालों में कम से कम 2 या 3 बार हमें देखने को मिला है एग्जाम में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ डेट की हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन दे रखी है, हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स इक्वल होंगे कब, जब AD की वैल्यू BC के बराबर है। मतलब आप इस बार इसको इक्वल रूट्स लेके चलोगे, D की वैल्यू 0 के बराबर लेके हम चलेंगे, क्योंकि हमको वो दे रखा है।
और कब वो चीज करते हुए हम जब सॉल्व करेंगे आगे, अगर AD इक्वल्स टू BC आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। सर वही ABC क्या होते हैं वो हमने लिख लिया। इस पर्टिकुलर केस में A की वैल्यू A² प्लस B² है। B की वैल्यू सर हमारे पास कितनी है, 2AC प्लस BD। एंड C की वैल्यू सर हमारे पास है C² प्लस D²। चलिए सर, हमको निकालना है D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC। आइए भाई, B² कितना है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4A² प्लस B²। बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं होगी इसके अंदर भी। चलिए आइए देखते हैं। सर A प्लस B का होल स्क्वायर बना दें, बना दो। A² B² प्लस 2AB। कोई दिक्कत नहीं सर। 4 इसकी इससे मल्टीप्लाई करी A² C², इसकी इससे मल्टीप्लाई करी A² D², इसकी इससे मल्टीप्लाई करी B² C² और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो B² T²। अच्छा भैया, एक चीज इसमें रहेगी, चलिए पहले रहेगी तो कोई बात नहीं, उसको बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप चलो बता ही देते हैं, हम इसमें क्या करेंगे सर, D हमको दे रखा है सिंस इट हैज इक्वल रूट्स। अब क्योंकि सर इसके इक्वल रूट्स हैं तो D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर, सर उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो हम डायरेक्टली 0 के बराबर उसकी वैल्यू लेके चल लेते हैं। वरना हम क्या करते हैं, अगर भूल गए हैं तो हम क्या करते हैं इसमें, उसका भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। सर हम यहाँ को पूरा सॉल्व कर लेते, फिर ये वाली बात लिखते, फिर उसकी वैल्यू D इक्वल्स टू 0 के बराबर तब पुट कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए भाई यहीं से शुरू करते हैं। आइए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सर ये बनेगा 4AC² प्लस 4B² D² प्लस 8ABCD। और यहाँ पर बनेगा हमारे पास माइनस 4A² C² प्लस सॉरी माइनस 4A² D² माइनस 4B² C² माइनस 4B² D²। भैया बहुत मेहनत का काम है ये तो सब कुछ लिखना। माइनस 4A² C² से माइनस 4A² C² कर सकता है, सॉरी प्लस के से। B² D² यहाँ पर भी है, D² यहाँ पर भी है, ये दोनों भी हमारे पास कट गए। चलिए भाई, 4ABCD माइनस 4A² D² माइनस 4B² C² इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, 4A² माइनस 4B² प्लस 8A इंटू B, एग्जैक्टली वही चीज बन रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं सर, सबसे पहले तो -4 कॉमन लेके हटा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू में 0 है। तो ये हमारा बन जाएगा A² D² प्लस B² C² प्लस 2ABCD इक्वल्स टू 0 के बराबर। इसकी वजह से सर क्या होगा, आप समझने वाला पोर्शन आ रहा है हमारे पास। AD प्लस BC की वैल्यू हमारे पास, सॉरी AD माइनस BC की वैल्यू हमारे BC के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, 0 के बराबर है। तो भाई अब AD माइनस BC का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो सर कि AD माइनस BC 0 के बराबर है ना भाई, और AD की वैल्यू BC के बराबर है। सिंपल हमारा आंसर आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर ऐसा ही कुछ बन के आ रहा होगा, तो आपको याद रखना है कि भैया जो समझने वाला पोर्शन है, थोड़ा डीप में आएंगे तो अगर किसी चीज का स्क्वायर 0 के बराबर है तो वो सिर्फ तभी होगा जब वो खुद 0 के बराबर, ये हमको याद रखना होता है। पर यहाँ पर तो इतना कुछ खास उसका यूज होने नहीं वाला, तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। तो सर AD माइनस BC की वैल्यू भी 0 के बराबर, दैट एम्प्लॉयज AD की वैल्यू BC के बराबर। और ये हमने अपना प्रूव कर दिया जो हमको लेके आया था। आपने देखा क्वेश्चन देखने में काफी खतरनाक था, क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 हद से हद 8 या 9 स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। बेसिक कैलकुलेशंस, हल्की बहुत प्रैक्टिस जो कि इस वाले स्टेप में होने वाली है, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर।
तो ये हमारा सर 6th क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन तक हमने देखे कि किस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं नॉर्मल नॉर्मल। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको एक फिर से ये चीज दे रखी होगी जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन कि भैया जो इक्वेशन है उसके या तो रूट्स रियल है या तो उसके रूट्स नॉट रियल है या फिर इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है। ये बात आपको दे रखी है। तो आप उस दे रखी हुई बात के अकॉर्डिंग क्या करोगे। आपको पता है कि मुझे डी की वैल्यू क्या लेके चलनी, डी की वैल्यू 0 लेके चलनी है, डी की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलनी है, नेगेटिव लेके चलनी है, वो आपको पहले से अंदाजा है। तो क्योंकि आपको एक चीज दे रखी है तो आपसे एक चीज पूछी भी होगी अलग एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर आपको ए बी और सी की जगह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वहां पर कोई वेरिएबल दे देगा पी क्यू आर एस टी के वगैरह करके और आपसे पूछेगा भैया इसकी वैल्यू निकालो ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हों वो रियल आए। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो भैया आओ क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर हमने वही लिखा सर, कंपेयरिंग करा पूरा का पूरा। कंपेयर करने के बाद सर ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 3। क्या बिल्कुल सही लिखा है हमने? हाँ जी सर बिल्कुल सही लिखा है। ए बी और सी की वैल्यू हमको पता है। अब देखो सिंस इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या था हमारे पास, सर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए डी की वैल्यू जो थी वो ग्रेटर देन 0 थी, ये हमको पता है। चलिए भाई ग्रेटर देन 0 थी तो इसका मतलब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ग्रेटर देन 0 था। चलिए सब सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है के बराबर, के स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 0। चलिए भाई तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8 आते हैं 24। भाई के स्क्वायर की वैल्यू मेरी 24 से बड़ी आ रही। अच्छा ये आपको अब, हालांकि आप अगर आप सीबीएसई में होगे तो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, आईसीएसई में होगे तो आप लीनियर इन इक्वेशंस में ये चीज पढ़ चुके होगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके होगे। ये वाली चीज के लिए आपको एक बेसिक सा फंडा याद रखना है। जो फंडा हमारा क्या कहता है कि सर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम किसी भी नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इस नंबर को सर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर। ए स्क्वायर से बड़ी है तो उसमें क्या होता है सर, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, ये बात आपको याद है। ये हमारे पास रिजल्ट है और ये रिजल्ट ही बच्चों को याद नहीं होता है, वहीं पर बच्चे क्वेश्चंस क्या कर देते हैं सर, वहीं पर बच्चे क्वेश्चंस कर देते हैं गलत। तो जैसे कि आपने रिजल्ट देखा कि सर अगर हमारे पास कभी भी इक्वेशन में कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है, चाहे बच्चों इस तरीके का हो, चाहे इसमें यहाँ पर इसका साइन भी लगा हुआ हो, मतलब इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ हो, हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दोगे, मतलब आप इसमें दो तरीके से अपने आंसर लिखोगे। तो सर आप सबसे पहले तो एक बात समझिए कि यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होगा, पहले तो मैं इसको ही सॉल्व कर ले रहा हूँ। सर 24 मेरा होता है 6 4 का, 4 का 2 हमने बाहर ले लिया तो ये 2 रूट 6 के बराबर मेरा स्क्वायर बन के आ रहा है। चलिए भाई कोई परेशानी हमारे पास इसमें, इतना काम हम कर सकते हैं। जैसे ही हमने इतना काम कर दिया फिर हमको अपने ये वाला आंसर लिख देना है कि सर इसका मतलब जो के की वैल्यू है वो हमारी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 6 है। सही है, और जो हमारे पास के की दूसरी वैल्यू है वो बड़ी होगी 2 रूट 6 के बराबर। इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए अभी के लिए पूरे का पूरा। ठीक है, आपको डिटेल में आप आराम से क्लास 11 में पढ़ लोगे इसको। सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस में ही ये रिजल्ट हमारा यूज होने वाला है। कौन से वाले में, रियल रूट्स वाले कॉन्सेप्ट में और रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले कॉन्सेप्ट में हमारा ये पर्टिकुलर चीज यूज होने वाली। तो ये आपने क्वेश्चन 7 का फर्स्ट वाला पार्ट देखा। अब क्वेश्चन 7 का अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो सर सेकंड वाला पार्ट हमारा कह रहा है इस बार कि ए की जगह पर हमें के दे रखा है, बी की जगह पर हमें 6 दे रखा है और सी की जगह पर हमें 1 दे रखा है। इस क्वेश्चन में कोई भी स्क्वायर नहीं बनने वाला,
कहीं पर भी कोई भी स्क्वायरिंग नहीं होने वाली है, मतलब ऐसे के स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। चलिए देखते हैं सर कैसे। यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर आप देखो सर डी, बिल्कुल सेम तरीके से लिखोगे पहले तो ये डी की जो वैल्यू आप निकालोगे वो होगी 36 माइनस 4 के एक्स के बराबर, सॉरी -4 k इंटू 1 के बराबर। और क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीख लेंगे जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी तक आपने इसके ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस करे नहीं है, मेन दिक्कत ये है सीबीएसई बोर्ड में हमने स्टूडेंट्स ने इन इक्वेशंस के ऊपर कुछ खास क्वेश्चंस करे नहीं होते हैं, कुछ खास इसके बारे में जानते नहीं है, तो हमको हल्की बहुत तकलीफ आती है, पर कोई नहीं, हम सीख जाएंगे। तो अगर आप देखो सर, हमको पता है कि मुझको जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको मैं उसी तरफ रखता हूँ, -4 k -36। हालांकि मैं चाहता तो सीधे 4 k को उस तरफ ले जाता, बट मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको, तो वो समझते हैं। सर जैसे कि बीच में अगर इक्वल टू लगा हुआ होता तो आप क्या करते, माइनस से माइनस को काट देते, अपना क्वेश्चन आगे की तरफ सॉल्व कर देते। लेकिन अगर इन इक्वेशन का सवाल हो, तो इन इक्वेशन का सवाल मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन लगा हुआ साइन हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। रीजन क्या है सर, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि -2 इज लेस देन -1, ये बात सही है। तो -2 की वैल्यू लेस देन -1 होती है, ये बात हमको पता है। अगर मैं यहां से और यहां से माइनस को रिमूव कर दूं, कि अब भी ये वाली बात सही है कि 2 की वैल्यू छोटी होती है 1 की वैल्यू से, सर अब ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं माइनस के साइन दोनों तरफ से हटा रहा हूं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, जैसे -2 ऐसे लिखा हुआ होता और माइनस साइन वहां पर लेके जाना चाह रहा हूं, उन दोनों ही केसेस में अगर आप नेगेटिव साइन के साथ में छेड़खान कर रहे हो तो आपको बीच वाला साइन भी रिवर्स करना पड़ता है, ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में रहे, उसमें कोई भी गलती ना हो। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं माइनस से माइनस काटूंगा तो बीच में यहाँ पर साइन को भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वाले क्वेश्चन में थोड़ा जोर दिया है। चलिए भाई, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू होगी वो लेस देन 9 होनी चाहिए हमारे पास। कोई परेशानी है इसमें? सर इसमें हमको कोई परेशानी नहीं, पक्की वाली बात है भाई। चलिए सर, तो इस पर्टिकुलर चीज में कोई परेशानी नहीं है, k की वैल्यू लेस देन 9 हमारा इसका आंसर है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम एक एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होता, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आए, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k जिसके लिए इसके रूट्स जो हो वो रियल और डिस्टिंक्ट आए। तो उस केस में आप देखो सर, सबसे छोटी और पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर की भी बात कर रहा है। k की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी है, ठीक है। 9 से छोटी का मतलब उसमें 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, -3 भी आएगा, -1.5 भी आएगा, 2/3 भी आएगा, सारी की सारी वैल्यू आएंगी जो 9 से छोटी होती है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या है सर, 0 से जस्ट बड़ा वाला नंबर। वैसे तो आप बता नहीं पाओगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा, तो आपको क्या कहा उसने कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सर नेचुरल नंबर हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा 1। k की वैल्यू 1 के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो भी इक्वेशन थी उसके रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कभी कभी, ठीक है भाई। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 अपना करा। ऐसे आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, वो आप कर लीजिए। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के ऊपर क्वेश्चन कुछ खास हमारे एग्जाम में आते नहीं है, तो इस पे हमने कुछ खास फोकस नहीं करना। हाँ, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमको फोकस काफी ज्यादा करना होता है। नंबर 8 स्टार्ट सीधे उसी क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रखा है रियल और इक्वल रूट्स। इस बार रियल और इक्वल रूट्स की बात हो रही है। ये क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमको सबसे ज्यादा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की पहले बात करेंगे। सर 8th क्वेश्चन में लिखने का तरीका वही सेम, आपको पहले ए बी और सी को डिफाइन करना पड़ेगा। आप डिफाइन करोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला पार्ट है
सर उसमें इक्वेशन दे रखी है ये, तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की फॉर्म में, क्योंकि भैया ये चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अभी है। तो आपने करा सर के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास आ गया। कंपेयरिंग इट विद ए बी एंड सी, हमारे पास हियर ए की जो वैल्यू है वो के बराबर है, बी की जो वैल्यू है वो -2k के बराबर है, एंड सर सी की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है। सिंस इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, डी की वैल्यू 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। मतलब बी स्क्वायर का मतलब 4k स्क्वायर, 4 इंटू के इंटू 6। सर आइए अब एक और बेसिक मिस्टेक करेंगे, कर सकते हैं बच्चे कुछ, उसको हम दूर करेंगे। सबसे पहले तो 4k स्क्वायर माइनस हमारे पास जो यहाँ पर आएगा ये होगा 24k के बराबर। सबसे बेसिक मिस्टेक जो बच्चे इस क्वेश्चन में अब करने वाले हैं वो ये है कि सर यहाँ से k और k को कॉमन लेके k को हटा देंगे। क्यों कर दिया उन्होंने, गायब। तो वो आपको हम क्लास 9th में बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत में बता चुके हैं फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में, कि आप ये वाला काम नहीं कर सकते इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो सर k की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, हमें वो दोनों वैल्यूज को दिखाना पड़ेगा, है ना भाई। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी सर, पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से k को कॉमन लेकर रखे रहेंगे। 4 भी कॉमन आ रहा है, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आइए भाई, तो यहां से एक से तो k की वैल्यू 0 आ गई और एक से k की वैल्यू 6 आ गई। क्या सर मैं दोनों के दोनों आंसर लिख के छोड़ दूं? हाँ बच्चों, आप दोनों के दोनों आंसर लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन फिर इसके बाद में आपका अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आधा पौन नंबर कट जाए। रीजन क्या है, आपकी जब दो वैल्यूज आती हैं इस तरीके से, तो एक बार आपको वैल्यू पुट करके भी देखनी पड़ती है। हमने फैक्टराइजेशन में भी देखा था कि आपको कभी कभार वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है कि भैया मेरा आंसर सही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी। पुट कैसे करेंगे सर, अगर मैंने 0 यहाँ पर पुट कर दिया, तो 0 पुट करने की वजह से जो मेरी मेन इक्वेशन थी उसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है ना भाई। मैथमेटिकली 6 इक्वल्स टू 0 इज इनकरेक्ट। वहीं पे k की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं, तो ये ऐसा कोई बवाल नहीं बन रहा है, एक नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के सामने आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पुटिंग k इक्वल्स टू 0, या फिर फॉर k इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिल रहा है, 6 की वैल्यू 0 के बराबर मिल रही है, विच इज एब्सर्ड, मतलब फालतू की बात है भैया ये तो बहुत। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेंस जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, k इक्वल्स टू 6 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट था, कोई खास पार्ट नहीं था, इजी था, पर आपको छोटी मोटी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, और वही हम यहाँ पर अपने इस चैनल पे कर रहे हैं कि आपको छोटी मोटी चीजों में कोई परेशानी ना पड़े। आगे बढ़ते हैं, इसका टाइप नंबर 2, बी वाला टाइप। बी पार्ट आप इजीली कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बी पार्ट में कुछ खासियत नहीं है, कुछ खास बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल आप करोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कुछ खास नहीं देख रहे अभी। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो सर पार्ट सी में अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर ए की वैल्यू हमको दे रखी है 9, एंड सर बी की वैल्यू हमको दे रखी है -3k। चलिए, एंड सी की वैल्यू सर हमको दे रखी है +k। अब देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो सर इतना तो आपको पता है अब तक कि यहां तक तो हमको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए वैल्यू पुट करते हैं सीधे। सर बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू के इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक पार्ट नंबर 1 बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 9 के दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा सर जब 9 के कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा k माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
तो सर के की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर आ गई। तो आप एक बार क्या करोगे, यहाँ पर के की वैल्यू पुट करके देखो। अगर मैंने के की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखी तो सर 0 पुट करने पे भी कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है, 9x² इक्वल्स टू 0 बन रहा है। के की वैल्यू 4 रखने पर भी मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही है। एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, कोई भी फालतू की चीज बन के सामने नहीं आ रही। ठीक है भाई, तो हमने इस तरीके से अपना पार्ट बी पार्ट सी को भी अपने खत्म कर चुके हैं। पार्ट सी वाला पार्ट ए वाला जो क्वेश्चन था वो आपके एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, 2015 2016 में आया था, तो आपको याद रखना उस वाली चीज को। इसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो भी आपकी बुक के अंदर है, जो अभी हम देखने वाले हैं। पार्ट ई में अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर सर ए की वैल्यू हमको दे रखी है 3k+1, सर बी की वैल्यू हमको दे रखी है 2k+1, एंड सर हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो है 1 के बराबर। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है सामने, ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। जस्ट लाइक पार्ट नंबर 1 2 और 3 हमको सॉल्व करना है, डी इक्वल्स टू 0 रखते हैं। सिंस लाइन हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको बोल दे रहा हूँ बार बार, लेकिन सिंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, thus जो d की वैल्यू है मतलब b² - 4ac है, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के बराबर है, चलिए भी वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, बहुत ही आराम से बहुत ही तरीके से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कि जहां पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं वहां पे मोस्टली बच्चा, मोस्टली तो नहीं मतलब कुछ परसेंट बच्चा ही बात भी करता है, लेकिन सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है, गलती कर देता है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करके काम कर देगा। आपको बहुत ही सबर रख के, अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो बहुत ही सबर रख के इसको सॉल्व करिए, क्योंकि सही सॉल्व करोगे तो आंसर पूरा मतलब नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज तो कटने ही कटने हैं वैसे भी। तो चलिए भाई, ये हमारे पास हो गया 4 × 3k+1 × 1। अब देखो भाई, ये चीज अंडर रूट के अंदर दोनों है, तो इन दोनों का ही स्क्वायर होगा। पहले तो हमने 4 का स्क्वायर करा, सब्र से करने का मतलब आप आराम आराम से एक स्टेप पे करो, इतना भी कोई बहुत लंबा पेपर नहीं आता है हमारा। और यहाँ पर देखो भाई, पहले आपने 4 की मल्टीप्लाई करी, अगेन एक और स्लिम स्टेप जो बच्चे करते हैं वो इस 4 की मल्टीप्लाई तो करते हैं यहाँ पर, उसके बाद में नेगेटिव साइन सिर्फ पहली वाली में लगाते हैं, मतलब यहाँ पर इसको लिखेंगे -12k+4 ऐसे करके, जो हो जाता है गलत। और कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा कौन ही करता होगा, हम कॉपी चेक करते हैं जब बच्चों के सामने, तो उनको देखने को मिलता है कि वो इस तरह की गलती करते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव नंबर इनटू अ ब्रैकेट वो चीजें नहीं करनी आती है। तो आप समझिए, आप इस पूरी चीज की विद साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 × -3 माइनस का 12k, -4 × -1 सॉरी -4 × +1 माइनस का 4। आपको लग रहा हो सर तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं बेटा, स्टिल जो आपकी क्लास में आपको लगता होगा ना बच्चा एक टॉपर है, आपको वहां पर भी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक देखने को मिलती है। रीजन क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाते हैं और वो गलती हो जाती है। जैसे कि मैंने गलती अभी यहाँ पर 0 लगाना इक्वल टू पर भूल गया था, तो वो तो अभी ठीक हो गई, आप मत करिएगा। चलिए भाई, देखते हैं आगे, इसको करेंगे तो 4a+b का स्क्वायर होगा, जो भी आंसर आ रहा होगा उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k² +4 +8k -12k -4 इक्वल्स टू 0। आइए सर, तो यहाँ पर हमारा बन रहा है 4k² माइनस का 4k इक्वल्स टू 0। चलिए सर, 4k कॉमन ले लिया, k -1 यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके सर k की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो एक तो 0 आ रही है, और एक सर k की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ऐसे केस में अगेन जब k की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही हो तो हम दोनों की वैल्यूज पुट करके देखेंगे। सर अगर आपने इस इक्वेशन में k की वैल्यू 10 पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में k की वैल्यू 1 पुट कर दी, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है, कोई भी ऐसी एब्सोल्यूट बात नहीं होगी। तो हमारे पास k की ये दोनों की दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज के लिए जो हमारा आंसर है वो कैसा आ रहा है, रियल और इक्वल रूट्स दे रहा है। सही है सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर डी। आगे 0 हम या 1 हम कब बोलिए कि एब्सर्ड है या फालतू है, जब वहां पर कुछ 1 = 0 3 = 0 बन जाए,
अगर वैल्यू पुट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन के आ जाए दोबारा से, ठीक है, तो हमारे लिए बात सही है, अदरवाइज हमारे लिए बात गलत है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट ई, और इस तरीके से रियल और इक्वल वाले हमारे खत्म हो जाएंगे। पार्ट ई में कह रहा है सर ए की वैल्यू k प्लस 1 है, चलिए, बी की वैल्यू -6k+1 है, चलिए सर, और सी की वैल्यू सर 3k+9 है। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 3k+9 के बराबर है। सेम चीज पूरी की पूरी, खाली अब वैल्यू पुट करनी है। तो सर बी स्क्वायर करना है तो इस -6 का स्क्वायर 36 इंटू k+1 का स्क्वायर -4a इंटू 3 इंटू k+9 इक्वल्स टू 0। अब देखो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें इसमें, तो स्क्वायर स्क्वायर खोलने की कुछ खास जरूरत नहीं है। k+1 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर 36, यहाँ पर 4 इंटू 3 12 को भी कॉमन ले लिया, क्या बचा सर यहाँ पे 3, k+1 -4, ये पूरा ही गायब हो चुका है, k+9। तो देखने में जो क्वेश्चन हमारा मुश्किल लग रहा था कि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, वो एक्चुअली में बहुत ही छोटे में निपट गई। क्यों? क्योंकि हमने हल्का सा अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया और क्या चीज कॉमन लेनी है, क्या चीज कॉमन लेनी है, उसको भी अपने दिमाग में रखा। तो सर 12k+1 तो हमारे पास यहाँ पर रहा, ये हो जाएगा 3k + 3 -4k -36 इक्वल्स टू 0। 12 घटा सकते हैं अगर से, तो k+1 बचा माइनस के माइनस का 33 इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ से k की वैल्यू एक तो -1 आ रही है और एक k की वैल्यू 33 आ रही है, क्योंकि दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस k की वैल्यू -1 रखने पे कोई दिक्कत हो रही है? सर k की वैल्यू अगर हमने -1 रख दी, अच्छा इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। मैंने आपको लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए, उसके अलावा तो कुछ होता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना भाई। अगर मैं इसमें k की वैल्यू -1 रख देता हूं तो मेरे को दिक्कत क्या पड़ेगी, आप ध्यान देखो। सर a की वैल्यू कितनी है, k+1। अगर k की वैल्यू मैंने -1 रख दी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना ही बंद हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, a equation of the form ax² + bx + c equals to 0 is said to be a quadratic equation if a is not equals to 0। मतलब आपकी a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k इक्वल्स टू -1 के केस में हमारा a 0 हो जाएगा। देखेंगे फॉर k इक्वल्स टू -1, हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कैसा हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो कितनी आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ 33 आ रही होगी। सिंपल सा आपको इतना रीजन लिखना है और कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा तरीका था, बेसिक बेसिक चीजें हमने देखी इसमें, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्स्ट्रा वो भी देखा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीटली होमवर्क में है, उसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं सोचना, ठीक। बस मैं आपको उसके लिए एक ट्रिक बता के जा रहा हूं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर x² कुछ इस तरीके से बन रहा हो, ग्रेटर देन a² आ रहा हो, तब आप क्या करोगे, या फिर ऐसे बना रहा हो तब आप क्या करोगे। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास नो रियल रूट्स की बात हो रही है, तो वहां पर हमारे पास <0 की बात चल रही होगी, ठीक। तो उसमें चांसेस ये बनते हैं कि आपके पास जो बने, अगर स्क्वायर वाली टर्म बन रही है तो स्क्वायर वाली टर्म में वो a² बन के आ, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें याद रखना है सर, इस केस में जो x की वैल्यू होगी वो -a से +a तक वेरी करती है बात का, ठीक है भाई। इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो -a से +a तक वेरी करेगी, इतना हमको बिल्कुल दिमाग में रखना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 अपने करे थे, सेम तरीके से हमको ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो आप आराम से क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिया है आपसे नहीं हो रहा है,
तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। दोनों में ही आप आराम से अपने मैसेज कर सकते हो और दोनों में ही अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, विदिन आपको आवर्स या विदिन आपको एक दिन के अंदर उसका डाउट सॉल्व करा हुआ मिल जाएगा, या तो मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज वहां पर और बच्चे होंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से सबसे ज्यादा आते हैं हमारे पास एग्जाम के अंदर, और उसमें आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट खाली याद रखना है जो मैं आपको शुरुआत में बता चुका। होता क्या है, टीचर्स या फिर मोस्टली बुक्स में आपको सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं, डी की वैल्यू पॉजिटिव, डी की वैल्यू नेगेटिव और डी की वैल्यू 0 वाला, मतलब रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और नो रियल रूट्स वाला। लेकिन क्वेश्चन जब हम करते हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ रियल के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिर्फ रियल रूट्स की बात करता है कि बताइए भैया के की उस वैल्यू को बताइए जिसके लिए इसके जो रूट्स हो वो बिल्कुल रियल हो, ना अनइक्वल ना इक्वल की बात कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हमारा फोर्थ वाला पॉइंट काम में आता है, और बाकी जो मैंने आपको भी करके दिखाया है पूरा, ठीक है, जो आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं वहां पर, बस आपको वो 2 फॉर्मूले याद रखने हैं कि सर अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा तब क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर मोर देन ए स्क्वायर होगा तब हमें क्या आंसर लिखना है। अगर आपने वो दोनों फॉर्मूले याद कर लिए, आपको कुछ खास अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो हमने क्वेश्चन करे उसी में हमारा काम हो जाएगा। फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए ही देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए कह रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए सर, ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू -6 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रियल रूट्स बन रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर या फिर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो के या तो बड़ा हो या फिर 0 से बराबर हो, दोनों ही हमारे लिए केस है। अब जैसे आपने ग्रेटर देन वाले को सॉल्व करा था एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको इस वाले साइन को भी सॉल्व करना है, मतलब कुछ खास फर्क नहीं आने वाला है। आइए भी, बी स्क्वायर का मतलब 36 माइनस 4k इंटू -2 0, 36 प्लस ये हमारे पास कितना हो गया सर 4 दूनी 8k, तो सर 8k की वैल्यू जो है वो -36 के बराबर आ गई। कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से वहां ले जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई नेगेटिव से नेगेटिव नहीं काटना है। ठीक है भाई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36/8 माइनस का हमने करा सर k की वैल्यू यहाँ पे 4 2 जा 4 9 जा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 4.5 हमारा इसका आंसर है कि अगर k की वैल्यू माइनस के 4.5 से बड़ी होगी, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल सॉल्यूशंस होंगे, अदरवाइज रियल सॉल्यूशंस नहीं होंगे, सिंपल सी बात। कोई परेशानी? अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए इसके रूट्स किसके बराबर हो, रियल रूट्स दे रहा हूं सर, बराबर नहीं रियल रूट्स दे रहा हूं। तो अगर इंटीग्रल वैल्यू बोला हुआ है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले नेचुरल नंबर उन सब की बात करी थी, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब कि जो k की वैल्यू आ रही है वो इंटीजर होनी चाहिए भाई। तो आपको क्या देखना है, जो भी आपका आंसर आया है क्या वो इंटीजर के बराबर है, नहीं, बराबर का साइन भी लगा है तो बराबर वाली चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज उसके जस्ट पड़ोस वाले को हम अपना आंसर मानेंगे, जैसे कि k की वैल्यू -4.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो -4.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा है वो हम देखेंगे। अगर लेस देन आ रही होती तो -4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना भाई। अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चन और देखूंगा मैं, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके एमएल अग्रवाल आरएस में होंगे वो आप सारे यही से कर सकते हैं। तो -4.5 से बड़ा जस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, गलती से भी -5 मत बोल देना, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं।
तो सर इसमें हमारा आंसर होगा k की वैल्यू -k4 के लिए हमारा ये आंसर है। अगर बाई चांस ये साइन उल्टा होता तो k की वैल्यू -5 हमारा इसका आंसर होता। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल वैल्यू के लिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू, फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ k। तो भैया क्योंकि ये -4.5 से बड़े की बात कर रहा है तो -4.5 से -4 भी बड़ा है, लेकिन वो नॉन नेगेटिव नहीं है। -4.5 से -3 भी बड़ा है, -2 भी बड़ा है, -1 भी बड़ा है, बट सर वो नॉन नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव नंबर है। 0 आ गया। 0 जो नंबर है वो पहला ऐसा नंबर है जो नॉन नेगेटिव नंबर। तो हमारा उस केस में आंसर क्या होगा सर? उस केस में आंसर होगा k इक्वल्स टू 0। यही लिखने के बाद, इसी को लिखने के बाद हेंस आवर आंसर विल बी k इक्वल्स टू 0। अगर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बोलते तो भैया फर्स्ट पॉजिटिव नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 0 से बड़े सारे ही नंबर पॉजिटिव हो। लेकिन अगर फर्स्ट नॉन नेगेटिव या फिर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया या फिर फर्स्ट नेचुरल नंबर बोल दिया या लीस्ट नेचुरल नंबर बोल दिया, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, तो ये पॉजिटिव इंटीजर केस में 0 के बाद सीधा आंसर क्या होगा? 1। तो उस केस में हमारी k की वैल्यू कितनी लिख देंगे? सॉल्यूशन पूरा यही, बस आखिरी का आंसर चेंज होगा। अगर आपने वो आंसर सही नहीं लिखा तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है तो आपका 1 नंबर मिनिमम कटना है, 2 नंबर का आ रहा है तब भी आपका मिनिमम 1 नंबर कट जाएगा, बिकॉज वही इस पूरे में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेप मार्किंग आपको नंबर मिलेंगे, मान लो आपको पूरा नंबर नहीं कटा तो कम से कम आधा नंबर तो आपका कटना ही कटना है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने लिखे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ सकते हैं इनके अलावा वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अपने ऐसे और टाइप में देख लिए, जिनको हमें कुछ खास करने की जरूरत थी नहीं, ठीक है भाई। तो अब हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कि श्रीधराचार्य फार्मूला, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि ये टॉपिक से हमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली श्रीधराचार्य फार्मूला से भी चांसेस हैं कि हमको 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर एग्जाम में देखने को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, या वर्ड प्रॉब्लम में श्रीधराचार्य फार्मूला यूज कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको जो प्रीवियस वीडियो थी और जो आगे आने वाली वीडियो है, वो क्वेश्चंस आपको अगर डायरेक्टली नहीं भी मिलते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन के और श्रीधराचार्य फार्मूला के, तो आपको वो क्वेश्चंस यूज करने पड़ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उतना आप याद रखिएगा। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यू आते हैं, डायरेक्टली 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार अगर किस्मत अच्छी रही तो केस स्टडी पूरी इसके ऊपर आ जाती है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको अच्छे से इसको करके चलना, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।